एक राजनीतिक योद्धा जिसने देश के राजनीतिक हालात बदल डाले, जिसने देश की सबसे बड़ी पार्टी को राजनीति के हाशिए पर पटक दिया, जिसने तमाम राज्यों के क्षत्रपों की छतें उड़ा दी, जिसके रणनीतिक कौशल के सामने कोई नहीं टिक पाया, जिसकी लोकप्रियता की परछाई तक कोई नहीं छू पा रहा, जो विजय का पर्याय बन गया है और जो आज की राजनीति में फिलहाल अजेय नजर आता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, या कहें देश की करोड़ों करोड़ों जनता के लिए मोदी। साल 2013 की गर्मियां थी जब देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के नाम का ताप बढ़ रहा था। नरेंद्र मोदी जनसभाओं के मंचों से पानी पी पी कर, पसीना पोंछ पोंछ कर कांग्रेस को कोस रहे थे। देश की राजनीति बस मोदी और कमल दो ही चीजों पर केंद्रित हो गई थी। विरोधियों की राजनीति पर आशंकाओं के बादल मंडरा रहे थे। सबको एहसास हो चला था कि आने वाला लोकसभा चुनाव उनकी राजनीति के लिए संकट साबित होने वाला है। 16 मई 2014 को जब नतीजे आए तो नतीजों ने साबित कर दिया कि देश के सिर मोदी ही चढ़े हुए हैं। 16 मई 2014 को विराट जनादेश के साथ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। देखते ही देखते मोदी सरकार ने रायसीना हिल्स पर 3 साल पूरे कर लिए। इन 3 सालों में मोदी का डंका ऐसा बजा कि बीजेपी उनके नाम पर ही चुनाव जीतने लगी। मोदी मोदी करके बीजेपी देश के 9 राज्यों में अपनी सरकारें बना चुकी है। देश में अब 29 में से 13 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। कहीं बहुमत की सरकार है तो कहीं गठबंधन की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और उस पूर्वोत्तर में भी बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया जहां उसकी पहुंच कठिन मानी जाती थी। यानी भारत की कुल आबादी का 52.7% हिस्सा आज बीजेपी शासन के तहत आता है। मोदी मैजिक ही है और उसमें राहुल गांधी का तड़का है कि मोदी जी का अश्वमेध का घोड़ा धड़धड़ाता हुआ चल रहा है और कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस से उम्मीद थी कि हर स्टेट में, हर राज्य में हैं और वो रोकेंगे, कम से कम कुछ प्रोटेस्ट नुमा ही करेंगे, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद यानी 2014 के बाद 21 राज्यों में चुनाव हुए। कुछ एक राज्यों को छोड़ दें तो अधिकांश राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अब जनता जिसे भी वोट देती है दिल खोल कर देती है। 2017 में हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव भी इसी का नतीजा हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव भी प्रधानमंत्री के चेहरे और उनकी योजनाओं के आधार पर ही लड़े गए। उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव को मजबूत उम्मीदवार बताया जा रहा था। पूरा चुनाव प्रचार ही ऐसा हो गया था कि चुनाव मोदी बनाम अखिलेश यादव दिखाई दे रहा था। चुनावी पंडित ठोस आकलन नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन बीजेपी को अपनी अकेली उम्मीद नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा था कि उनके सहारे वो यूपी में भी बहुमत पा लेंगे। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में 325 सीटें जीती, जबकि सत्ताधारी पार्टी रही समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीटों पर सिमट कर रह गई। मोटे तौर पर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक सफाया ही हो गया। बीएसपी केवल 19 सीटें ही जीत पाई। बीजेपी को 39.7% वोट मिले, एसपी को 21.8 और बीएसपी को 22.2% वोट मिले। जबकि नोटबंदी के बाद कहा जा रहा था कि बीजेपी अब कोई चुनाव नहीं जीतने वाली, लेकिन 3 साल बाद भी जनता ने साबित कर दिया कि अभी मोदी के अलावा उसे किसी और विकल्प पर विश्वास नहीं है। विपक्ष सोच रहा था कि शायद इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी के खिलाफ एक वातावरण बनेगा, क्योंकि जिस तरह लंबी लाइनें लगी थी, व्यापारियों को दिक्कतें हुई थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री,
इन सब में दिक्कतें आई थी। तो इसलिए आप याद करिए, राहुल गांधी ने अपने हर भाषण में नोटबंदी का मुद्दा उठाया, अखिलेश यादव ने उठाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने प्रचार अभियान में उसको पूरे चुनाव को नोटबंदी से भी आगे ले गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को एक बड़ा मुद्दा बनाया। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को सिर्फ जीत ही नहीं दिलाई, बल्कि देश को गठबंधन की राजनीति के दौर से बाहर भी निकाला। 90 के दशक में केंद्र में गठबंधन के राजनीति के दौर की शुरुआत हुई थी। खुद अटल बिहारी वाजपेयी के कंधे पर सवार बीजेपी ने भी अपनी पहली सरकार इस दौरान गठबंधन के जरिए ही बनाई थी। गैर कांग्रेसवाद और कांग्रेस विरोध के तौर पर इस दौर में उभरे कई क्षेत्रीय नेताओं ने राष्ट्रीय फलक पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बहुजातीय तमाम भाषाओं वाले देश में क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने अपने इलाकों में कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इन पार्टियों को पनपने में 30 से 50 साल लगे। ज्यादातर पार्टियां कांग्रेस विरोध के तौर पर उपजी थीं, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम की धमक से इनके राजनीतिक महल झटके में भर भरा कर गिर पड़े। आज मोदी ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, शरद पवार और ओम प्रकाश चौटाला जैसे नेताओं की राजनीति को सिरे लगा दिया है। जिन राज्यों में इनके समर्थन के बगैर सरकारें नहीं बनती थी, उन राज्यों में भी इनकी जमीन खोखली करके मोदी ने बीजेपी का जनाधार खड़ा कर दिया। लालू और नीतीश के अलावा और दक्षिण की तमिल पार्टियां, बाकी तो क्षेत्रीय दल तो कहीं के नहीं रहे। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज तो उन्हीं के सामने है। बीजू जनता दल, वो भी काफ़ी म्यूनिसिपल इलेक्शंस में, पंचायत इलेक्शंस में जो धमाका बीजेपी ने किया है, तो उसके बाद उनके सामने भी सर्वाइवल की लड़ाई लगता है खड़ी हो जाएगी। क्षेत्रीय नेता अब तक जातिगत समीकरणों की राजनीति करते आए हैं। इन्हीं समीकरणों के आधार पर ही क्षेत्रीय नेताओं ने सूबों में सरकार बनाई और केंद्र सरकारों में गठबंधन के नाम पर सौदेबाजी तक की गई। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से सिर्फ क्षेत्रीय दल ही नहीं, बल्कि मतदाता भी बहुत बदल गया। लोकसभा चुनाव के बाद जहां भी चुनाव हुए वहां एक तरफा वोट पड़ा। मतदाताओं ने सारे जातीय समीकरण और गठबंधन को तोड़ दिया। ऐसे में जो नेता जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति करते थे, उनकी राह में नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा रोड़ा बन गए। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने 9 राज्यों में जीत दर्ज की। इसके बाद बीजेपी अब उस जगह आ खड़ी हुई है जहां से नरेंद्र मोदी के सामने कोई राजनीतिक चुनौती नजर नहीं आती। लाख कमियों के बावजूद देश आज भी मोदी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष कोई सशक्त नेतृत्व खड़ा नहीं कर सका। कुछ राज्य ही ऐसे हैं जहां नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय नेताओं के दुर्ग में सेंध नहीं लगा पाए हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की इकलौती ऐसी नेता हैं जिन पर मोदी मोदी के नारे का गहरा असर अभी तक नहीं पड़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 42 सीट में महज 2 ही सीट जीत पाई थी और इस राज्य की लोकसभा सीटों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की। टीएमसी ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में भी 211 सीटें जीतकर टीएमसी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन कांठी दक्षिण सीट पर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के लिए उम्मीदों का अंकुर फूटा। दरअसल यहां के राजनीतिक हलकों के लिए सबसे हैरानी की बात रही भाजपा का आसानी से दूसरे स्थान पर आ जाना। फिलहाल ममता बनर्जी भी खराब हालात से जूझ रही हैं। टीएमसी के बड़े नेता या तो जेल में हैं या फिर घोटालों की जांच के दायरे में। इस बीच बीजेपी लगातार राज्य में बढ़त दर्ज कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ममता बनर्जी के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहां महज 9% वोट मिला था और इस बार उनका वोट प्रतिशत तकरीबन 4 गुना 31% पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ वाम मोर्चा 34% से 10% पर आ गया है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में जिस तरह वाम मोर्चा बुरी तरह से कमजोर हो रहा है, कांग्रेस उठ नहीं पा रही है, तो ममता विरोधी अगर कोई राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा तो भाजपा उस शून्य को भरना चाहती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ता भी बंग भूमि पर पड़ रहे हैं।
बीजेपी का बंगाल में हुकूमत होगा। जब से प्रधानमंत्री हुए हैं तो कभी भी हिंदू या मुसलमान की बात नहीं आई। वो सब के बारे में सोच रहे हैं। पहली ऐसी पार्टी है जो भाजपा कि मुस्लिम महिला लोग के बारे में सोचिए कि उसके लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर मोदी जी चाह रहे कि 1 लाख मुसलमान वोट दे तो यहाँ 10 लाख मुसलमान वोट दे। शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक की। मोदी मैजिक से अछूता रहने वाला दूसरा बड़ा राज्य था ओडिशा। नवीन पटनायक की राजनीतिक विरासत को नरेंद्र मोदी हिला नहीं पाए थे, लेकिन केंद्र में सरकार बनाने के 3 साल बाद ओडिशा में बीजेपी को बड़ी बढ़त हासिल हुई है। बीजेपी ने ओडिशा पंचायत चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है। साल 2012 के पंचायत चुनाव में बीजेपी को 851 में से मात्र 36 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 306 सीटें जीती। बीजेपी के लिए सबसे अहम बात यह भी है कि पार्टी स्थानीय चुनावों में बीजद के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब रही है। इससे ओडिशा की पटनायक सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है। प्रदेश में बीजेपी की स्थिति मजबूत होती देख मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंत्रिमंडल में बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। 12 मई 2017 तक 9 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इससे साफ है कि बीजेपी की स्थिति मजबूत देखते हुए 3 साल पुराने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है। वर्तमान में उड़ीसा में बीजेपी का केवल 1 सांसद है, जबकि पार्टी के केवल 10 विधायक हैं। हालांकि बीजेपी साल 2000 से अगले 9 साल तक बीजेडी सरकार का हिस्सा रही, मगर इस दौरान बीजेपी वहां अपनी जड़ें जमाने में नाकामयाब रही। अब जब बीजेपी के लिए ओडिशा से अच्छे नतीजे आए हैं, तो बीजेपी का अगला लक्ष्य उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने का है। और भाजपा, आपको याद होगा, शुरुआत में बीजेडी के साथ एक अलायंस पार्टनर थी, सरकार में भी थी और केंद्र में भी वो दोनों पार्टनर थे। आज भी कई बार बीजेडी और बीजेपी के बीच में सहयोग कभी कभी देखा जाता है राज्यसभा और लोकसभा में, लेकिन इधर पिछले 1-2 साल से दोनों के बीच संबंध बिगड़े हैं और भाजपा अब पूरी तरह से उड़ीसा पर को केंद्रित करके वो बीजेडी का विकल्प बनना चाहती है वहाँ पर, और मुझे लगता है कि उड़ीसा में भाजपा के लिए अच्छी संभावना है। फिलहाल बीजेपी मोदी के दम पर उम्मीदों के शिखर पर है। 2019 में उसे कोई प्रतिद्वंदी दिखाई नहीं देता। ये सच है कि आज जहां बीजेपी है, उसमें मोदी के जादू के साथ विपक्ष की नाकामी का भी बराबर योगदान है। विपक्ष अब तक एक भी ऐसी ताकतवर शख्सियत नहीं गढ़ पाया है जो नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती बनकर खड़ी हो सके। जन समर्थन स्थायी नहीं होता, ये बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, मगर प्रधानमंत्री बनने के 3 साल बाद आज भी भारतीय राजनीति में ऐसा कोई नेता नजर नहीं आता जो 2019 में मोदी के लिए चुनौती बन सके। ऐसे में सियासत की बिसात पर मोदी फिलहाल अजेय नजर आते हैं। 2019 में कांग्रेस भी मोदी के सामने मजबूत विकल्प नहीं नजर आती। अब तक पंजाब में ही बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस मजबूत नजर आई है। बिहार में सबसे छोटी पार्टी के तौर पर कांग्रेस महागठबंधन में शामिल रही है। खुद राहुल गांधी के नेतृत्व पर भीतर से सवाल उठते रहे हैं। सोनिया गांधी भी फिलहाल बीमार हैं और वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी नजर नहीं आई। कांग्रेस खुद नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। कांग्रेस जैसी है ये तो चुनौती नहीं पेश कर पाएगी। ये तो 24 अकबर रोड पे 5-6 लोग अच्छे कपड़े पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि हम मोदी के आचरण की कड़ी निंदा करते हैं, जनता का काम नहीं कर रहे हैं, और ये सब वो करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो केवल हमारे मार्फत, हमारे कैमरों के मार्फत वो कहना चाहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस से तो चैलेंज नहीं आएगा। चैलेंज आएगा भी, 2 चैलेंज हो सकते हैं, या तो अंदर से ही कोई चैलेंज आवे या कोई ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जो कि अनबीटेबल हो, तो फिर खेल बदल सकता है। फिलहाल तो कांग्रेस से कोई चैलेंज मुझे नहीं नजर आ रहा।
इनसे पूछ लो मोदी मोदी चिल्लाने से हाउस टैक्स माफ होता हो तो मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी। नरेंद्र मोदी के सामने अब तक का सबसे मजबूत विकल्प अरविंद केजरीवाल को ही माना जाता रहा है। नीयत भी खराब है, लागू भी खराब करा इन लोगों। राजनीति में कई बार चर्चा होती है कि अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो अरविंद केजरीवाल उसके नेता बन सकते हैं। लेकिन एमसीडी के चुनाव नतीजों के बाद इन संभावनाओं पर भी आशंकाएं मंडराने लगी हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव भी अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी के कोण पर ही लड़े गए थे, जिसमें बीजेपी ने तीनों निकायों में आम आदमी पार्टी को पछाड़ दिया। वैसे भी अरविंद केजरीवाल की दावेदारी तभी खारिज हो गई थी जब वो गोवा में एक भी सीट नहीं जीत पाए थे और पंजाब में आम आदमी पार्टी केवल 20 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इस हार के बाद ही माना जाने लगा था कि केजरीवाल का जादू दिल्ली के बाहर फीका है और वो राष्ट्रीय नेता बनने जैसे लोकप्रिय फिलहाल तो नहीं है। अल्टरनेट पॉलिटिक्स तो थी, लेकिन ये अपने को गांधी बनाने के चक्कर में थे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन गांधी ने 1924 के बाद सत्ता की राजनीति से अपने को अलग कर लिया था। भाई अकेले अरविंद केजरीवाल नहीं जीते थे, वो जो हाहाकार सीटें 67 सीटें जीते थे, वो ये सारे लोग मिलके जीते थे। और उनमें सब कुछ, जैसे मायावती जी तमाम लोगों को निकालती जा रही हैं तो एक एक वोट बैंक बाहर कर रही है। आम आदमी पार्टी फिलहाल अंदरूनी कलह से गुजर रही है। कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। उनके ही मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर संगीन आरोप लगाए हैं। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है, पूरा हवालाकार काले, और इसीलिए ये अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी नहीं दे रहे। जाहिर है इन आरोपों से केजरीवाल की छवि को ठेस पहुंची है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चे पर 3 साल के शासन में नरेंद्र मोदी सरकार की छवि साफ सुथरी बनी हुई है। इसका फायदा भी 2019 में नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। दो 2015 में बिहार चुनाव जीतकर नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी ने साबित कर दिया था कि मोदी लहर का असर बिहार के विधानसभा चुनाव में नहीं चला। इसके बाद चर्चा थी कि 2019 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले नेता नीतीश कुमार भी बन सकते हैं और तब एकजुट विपक्ष का सपना देखने वाले नेताओं की उम्मीद नीतीश कुमार बन गए थे। लेकिन अब हालात फिर से बदले हुए नजर आने लगे हैं। मोदी के नाम देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा बीजेपी जीत चुकी है। जहाँ तक सुशासन की बात है, जहाँ तक राजनीतिक परिपक्वता की बात है, अनुभव की बात है, चाहे केंद्र सरकार का अनुभव हो, उसमें नीतीश कुमार इस समय जो है, जो तमाम सारे गैर भाजपा दलों के नेता हैं उनमें सबसे ज़्यादा मैच्योर, सबसे ज़्यादा मुखर, सबसे ज़्यादा निर्विवाद नेता वही दिखाई पड़ते हैं। सुशासन बाबू की छवि अब तक साफ सुथरी मानी जाती रही, लेकिन आरजेडी के साथ नाता जोड़ने के बाद नीतीश की छवि पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। पहले शहाबुद्दीन की रिहाई और बिहार में बढ़ते अपराध और अब खुद लालू के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप के चलते नीतीश कुमार परेशानी में है कि अगर वो मायावती के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाते हैं, तब फिर अमित शाह मोदी को अश्वमेध वश्वमेध भूल के फिर लगेगा कि कोई बहुत मामूली सा कॉम्बिनेशन पकड़ लेगा और भगवान राम के घोड़े को लवकुश ने धर लिया था और टापते रह गए थे, बड़ा मुश्किल हुआ था। फिलहाल तो इस देश में कोई अकेला नेता अपनी छवि और अपने दम पर नरेंद्र मोदी को मात देने की ताकत नहीं रखता।